welcome back to my YouTube channel Medico Knowledge. Today I will discuss about principle of management according to Henry Fayol. This topic is very important for BSc nursing student, MSc nursing student, ANM student and GNM student and other medical students. प्रीवियस वीडियो जो हमने अपलोड किया था उसमें किया था डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल्स। हेनरी फेयोल्स ने 14 प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है। इसको एक एक करके हम एक स्टोरी बेस पे समझने वाले हैं। अगर इसकी नोट्स की आवश्यकता पड़ती है किसी भी स्टूडेंट्स को तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें इसके नोट्स सहित अपलोड कर देंगे। जो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सिंगल पर्सन किसी भी वर्क को कंप्लीट नहीं कर सकता। जैसे कोई फंक्शन है, किसी भी हॉस्पिटल या कॉलेज में कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है तो उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे उसमें डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कोई भी फंक्शन हो रहा है तो उसमें अलग अलग कमेटी में डिवाइड कर देंगे, जैसे फूड कमेटी, डेकोरेशन कमेटी है ना, परचेसिंग कमेटी और डिसिप्लिन कमेटी। इस तरह से किसी भी वर्क को डिवाइड करके करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग है किसी वर्क को अगर डिवाइड कर दिया है, ठीक है, उसको डिवीजन में डिवाइड कर दिया है, अलग अलग कमेटी में उसको डिवाइड कर दिया है। अब उसको डिवाइड करके करवाने के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा एंड कुछ अथॉरिटी देना पड़ता है। अथॉरिटी का मतलब होता है किसी चीज का पावर देना, ठीक है। अगर किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, ठीक है, और अगर उसे पावर नहीं दिया है तो वो काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। अगर उसे कुछ जैसे परचेसिंग कमेटी है, उसको अपन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि इतना सामान परचेस करना है, उसके साथ में उसको पावर भी देना है। मीन्स वो खुद डिसीजन ले सकता है कितने का, है ना, ऊपर नीचे हो रहा है उसका रेट थोड़ा बहुत, कितना परचेस करना है, तो उसको पावर भी होना चाहिए। थर्ड इसका प्रिंसिपल है डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल्स, है ना। इसमें कोई भी जो वर्क कर रहे हैं, जो भी हमने वर्क को डिवाइड किया है, अथॉरिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अब उस वर्क को करने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, नॉर्म्स रहेंगे, रेस्पेक्टफुली वर्क करना है ना। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने से एक ऑर्डर वे में वर्क होगा और बहुत अच्छे से वर्क कंप्लीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। इसमें है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है जो भी किसी इंस्टीट्यूट में, ठीक है, किसी स्टाफ को वर्क दिया है और वो डिसिप्लिन में कर रहा है तो उसको जो भी कमांड करने वाला पर्सन होना चाहिए वो 1 पर्सन होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे कोई वर्क है और उस पर्सन को कोई एक मैनेजर उसको समझा रहा है, गाइडेंस दे रहा है किस तरह से वो वर्क करना है, ठीक है, तो वो वर्क अच्छे से करेगा। अगर उसी पर्सन को, है ना, अगर उसी स्टाफ को चार मैनेजर एक ही काम को समझाते हैं तो वो पर्सन उसमें कंफ्यूज होगा और काम करने में उसको प्रॉब्लम होगी। जन बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में जो भी मैनेजर रहेंगे वो भी एम्प्लॉय को डायरेक्ट करेंगे। मीन्स उसमें किस तरह से किस वर्क को करना है उसकी डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे तो वो वर्क और अच्छे से कर पाएगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है किसी वर्क को, जैसे ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये वर्क को सेल्फ कर रहा है ना, जैसे एक मैनेजर हो गया वो इसी वर्क को करा रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे अप्लाई होता है? कोई भी स्मॉल इंस्टीट्यूशन है उसमें सेंट्रलाइजेशन अप्लाई होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब एक ही पर्सन परचेसिंग का भी काम कर रहा है, डेकोरेशन का भी काम कर रहा है, इनवाइटेशन का भी वर्क कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। दिस इज अप्लाई फॉर स्मॉल इंस्टीट्यूट। जो भी स्मॉल छोटे इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सेंट्रलाइजेशन अप्लाई होता है। देन है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब वही जो मैंने बताया था डिवीजन ऑफ वर्क। कोई भी वर्क है तो उसमें जो भी मेन मैनेजर रहेगा वो अपने मिडिल लेवल मैनेजर्स को डिवाइड कर देगा, उसके जो भी वर्क हैं उनको वो ऑब्जर्व करेंगे एंड करवाएंगे। देन नेक्स्ट है स्केलर चेन ऑफ कमांड। स्केलर चेन ऑफ कमांड का मतलब है कोई भी इसमें हियरarchy के अकॉर्डिंग होता है, जैसे टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। कोई भी नोटिफिकेशन है या कोई बात करना है तो जो भी किसी जैसे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या एग्जीक्यूटिव हैं, तो वो डायरेक्टली किसी एम्प्लॉय से बात नहीं करेंगे। वो उनके जो मिडिल, जैसे कोई ये डायरेक्टर हैं,
ठीक है, तो ये पहले बात करेंगे अपने मिडिल लेवल मैनेजर से, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर से, उसके बाद एम्प्लॉय तक बात जाएगी। एक एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती है चेन की तरह, ठीक है। इसका मतलब है स्केलर चेन ऑफ कमांड। कोई भी बात है या कोई नोटिस है, कोई भी नोटिस है, तो वो टॉप लेवल टू बॉटम लेवल तक इस तरह से जाएगा हियरार्ची के अकॉर्डिंग, ठीक है। बात करते हैं सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है जो भी इंटरेस्ट है ना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। जो भी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है उसको ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना। जैसे किसी जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट रहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, उनको इंसेंटिव अधिक से अधिक मिले। तो उसको प्राप्त करने के लिए अपन उसको इस तरह से काउंसलिंग कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूट के इंटरेस्ट में वो कन्वर्ट हो जाए। कैसे हो सकता है, जैसे कोई भी एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उसको अपन काउंसलिंग करेंगे, गाइडेंस करेंगे कि किसी वर्क को कंप्लीट करना है, ठीक है। जितने अपन जो भी इंस्टीट्यूट का वर्क कर रहे हैं उसको जितने अच्छे से कंप्लीट करेंगे अपने टास्क को, है ना, अपने जो भी टारगेट है उसको जितने अच्छे से जितने बेस्ट से बेस्ट करेंगे उतनी हमें ज़्यादा सैलरी मिलेगी, उतने ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। इस तरह से अपन, ये मतलब है सबऑर्डिनेशन का। बात करते हैं रिमोनरेशन, ठीक है, रिमोनरेशन ऑफ पर्सनल। इसका रिमोनरेशन का मतलब होता है सैलरी और इंसेंटिव। जो भी स्टाफ ड्यूटी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम मीन्स जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी, है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी 1 तारीख को आती है तो वो टाइम टू टाइम सैलरी उनको प्रोवाइड होना चाहिए, इंसेंटिव प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। देन बात करते हैं रिमोनरेशन ऑफ पर्सनल। इसका मतलब जो भी इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हैं, कोई भी वर्कर स्टाफ, है ना, उनको टाइम टू टाइम सैलरी प्रोवाइड होना चाहिए और इंसेंटिव प्रोवाइड होना चाहिए एक फिक्स डेट पर, जिससे उनका वर्क करने में इंटरेस्ट बढ़े और उस अपने वर्क को और बेस्ट से बेस्ट तरीके से कर सकें। देन बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सनल, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है एक ही इंस्टीट्यूट में लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहना। टेनर का मतलब होता है किसी पोस्ट पर कितने समय आपने काम किया है, ठीक है। और पर्सनल मतलब स्टाफ। जैसे कहीं भी स्टाफ को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखते हैं, ठीक है, तो उनको समझा सकते हैं कि अगर आप वर्क और अच्छे से अच्छा वर्क करते हैं, जो भी आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनको जितना बेस्ट से बेस्ट करेंगे उतने टाइम तक आपका स्टेबिलिटी रहेगा और इससे स्टाफ की जो भी वर्क कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसका ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है जो भी वर्क हो रहा है ना, जिसको हमने डिवाइड किया था, ऑथोरिटी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, है ना, डिसीजन में हुआ, डिसिप्लिन में वर्क हुआ, तो अपन उसको देखेंगे एक ऑर्डर का मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। कोई भी वर्क हो रहा है तो वो ऑर्डरली वे में होना चाहिए। देन बात करते हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना। स्टार्ट करने का मतलब जो भी एम्प्लॉय हैं या जो भी वर्कर हैं उन्हें स्टाफ को इतना फ्रीडम होना चाहिए जो वो वर्क कर रहे हैं और उससे अच्छा बेस्ट से बेस्ट कर सकें। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वलिटी। जो भी स्टाफ है उसके साथ में हाई जो भी टॉप लेवल होते हैं उनको सेम रखना चाहिए। सेम का मतलब एक जैसा ट्रीट करना चाहिए पूरे स्टाफ के साथ में, ठीक है। ये होता है मीनिंग इक्विटी का। देन है एस्पिरिट डी कोर्प्स, ये लास्ट प्रिंसिपल है। यह एक इटालियन वर्ड है, एस्पिरिट डी कोर्प्स। इसका मतलब होता है एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके काम करना। किसी भी इंस्टीट्यूट में जो वर्कर्स जो स्टाफ वर्क कर रहे हैं एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके वर्क करना, क्योंकि एक भी कोई भी पर्सन, भले ही वो हेड हो, मैनेजर हो, है ना, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर हो, अकेले कोई भी पर्सन किसी काम को पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना। इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड एंड मेडिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको नॉलेज को सब्सक्राइब करें एंड अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें जिसको नोट सहित वीडियो मिल सकते हैं। थैंक यू।